दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुका है और ये आईपीओ है ओरकला इंडिया का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का रहेगा, आईपीओ फ्रेश इशू का है या फिर ऑफर फॉर सेल होने वाला है, और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 29 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ नेक्स्ट वीक में ओपन होगा और ये 31 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इसमें फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹730 है, यानी कि 695 से ₹730 का प्राइस बैंड होने वाला है। तो किसी भी आईपीओ में हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर, यानी कि जो अपर प्राइस बैंड होता है उस पर ही अप्लाई करना चाहिए, जो कि इसमें ₹730 है और 20 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 1667 करोड़ का है, यानी कि 1667.54 करोड़ का आईपीओ है और ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू का शेयर्स नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर या इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है तो उनके पास जाने वाला है। कंपनी को आईपीओ से ₹1 का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹69 पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 20 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,600 रहेगा। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 90% है और कंपनी के प्रमोटर्स में ओरकला एएसए, ओरकला एशिया होल्डिंग एएस और ओरकला एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, ये इसके प्रमोटर्स हैं जो कि ओएफएस के जरिए अपने स्टेक को डाइल्यूट करने वाले हैं। कंपनी के वैसे बिजनेस के बारे में बात करें तो जो एमटीआर फूड है, यानी कि काफ़ी पॉपुलर नाम है एमटीआर फूड, तो ये एमटीआर फूड की पेरेंट कंपनी है। तो ओरकला इंडिया 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक इंडियन फूड कंपनी है और इसके काफ़ी सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि काफ़ी आइकॉनिक जो हेरिटेज ब्रांड है, जैसे कि एमटीआर फूड है, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट है, रसोई मैजिक है। तो ये इसके कुछ आइकॉनिक इंडियन ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे कि ब्रेकफास्ट टू लंच है, डिनर है, स्नैक्स है, बेवरेजेस है, डिजर्ट है। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंपनी फूड आइटम ऑफर करती है। वैसे आईपीओ के रिव्यू वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 की एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर एसेट के बारे में बात करें तो 23 में एसेट 3100 करोड़ का है, 24 में 3300 करोड़, 25 में फिर से एसेट डाउन है और 3100 करोड़ का एसेट है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 3158 करोड़ का एसेट है। अगर इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम जहां 2200 करोड़ है, 24 में 2387 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 2455 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 605 करोड़ का इनकम है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो इनकम इंक्रीज हुआ है, हालांकि इनकम में बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का इनकम इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 339 करोड़ है, 24 में इसका प्रॉफिट फाइनेंशियल 23 के मुकाबले डाउन है और 226 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं फाइनेंशियल 25 में देखें तो 24 के मुकाबले 25 में इसका प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और 255 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट है। वैसे कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, लेकिन अभी भी फाइनेंशियल 23 में कंपनी जितना प्रॉफिट बना रही थी अभी उतना कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। ईबीटा को देखें तो इसका ईबीटा कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। 23 में ईबीटा 312 करोड़ का है, 24 में 343 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 396 करोड़ का ईबीटा है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 111 करोड़ का ईबीटा है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 23 में नेटवर्थ इसका 2237 करोड़ है, 24 में 2201 करोड़, 25 के अंदर 1853 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 1931 करोड़ का नेटवर्थ है। तो इसका जो नेटवर्थ है वो 23 के बाद से कंटिन्यू घटा है। अब रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी के पास जहां 2227 करोड़ का रिजर्व था, 24 में 2793 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 2445 करोड़ का रिजर्व है। तो 24 के मुकाबले 25 में इसका रिजर्व कम हुआ है और फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर में 2523 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अभी कंपनी के पास 2523 करोड़ का रिजर्व है। वैसे बढ़िया रिजर्व है।
अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी के ऊपर मात्र 2,33,00,000 का कर्ज है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। इसका ROE 32.7% है, तो ROE अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 13.8% है, तो ये थोड़ा लो है। पैट मार्जिन भी 10.70 का है, तो ये भी थोड़ा लो है। EBITDA मार्जिन 16.60% है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.40 का है। अब यहाँ पर IPO के अगर P मल्टीपल को देखें तो P मल्टीपल 39.11 का है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर IPO लेकर नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पर भी वैल्यूएशंस हाई रखी गई है। लेकिन मार्केट में इसके जो लिस्टेड पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि टाटा कंज्यूमर है, अगर उनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर आई है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस IPO के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही प्रीमियम जहां 115 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, अभी 152 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। IPO में 20 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3,040 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% का राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव प्रीमियम है। अब किसी भी IPO के सिर्फ प्रीमियम और प्रीमियम में जो तेजी है उसको देखकर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे IPOs में देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में प्रीमियम काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही IPO क्लोज होता है या काफ़ी बार IPO के क्लोजिंग से पहले ही प्रीमियम गिर जाते हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आज नहीं कल उसके शेयर्स ऊपर ही जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी के अंदर दम नहीं है तो कभी भी कंपनी के शेयर्स में अच्छी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपको GMP काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, GMP देखकर आपने IPO में अप्लाई किया और किसी भी रीजन से अगर GMP गिर जाता है और अगर आपको कंपनी की अलॉटमेंट मिल जाती है, तो कंपनी में अगर पोटेंशियल है तो आपको उससे लॉस नहीं होगा, यानी कि आने वाले दिनों में उसमें तेजी आ सकती है। भले ही अभी आपको तेजी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि अभी भले ही आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी में पोटेंशियल नहीं है तो उस तरह की कंपनियों में काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि सालों साल होल्ड करने के बाद भी कंपनी कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं देती है, बल्कि प्रॉफिट के बजाय लगातार उसमें लॉस ही होता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी के बिजनेस को जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।